नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीरेंद्र नॉर्मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं और उनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है और उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन बनेंगे उन सब के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले टर्म्स पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में जानते हैं। जिसने भी इसके पहले के 2 लेक्चर जिसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया है उसको नहीं देखा है तो कृपया वो उन 2 लेक्चर्स को देखने के बाद ही इस लेक्चर को आएँ पढ़ने, तभी आपको ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले समझते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। क्या समझते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। तो जीरो का मतलब यहां पर आप नंबर डिजिट जीरो से मत समझिएगा। जीरो का मतलब होता है, मान लीजिए हमने आपको पॉलिनोमियल दिया px = x+1। तो यहां पर px का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब x के फॉर्म का पॉलिनोमियल है। कई बार आपको ये लिखा मिलेगा p ऑफ y, तो यहां पर आपको y मिलेगा, तो ये कहलाता है y के फॉर्म का पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ y या py बोल देते हैं इसको आप। तो जीरोस का सेंस होता है किसी भी पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। क्या, पॉलिनोमियल में प्रेजेंट्स वेरिएबल की वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे वो उसका जीरोस होती है। कैसे, मान लीजिए आप यहां पर देखते हैं पॉलिनोमियल हमने आपको दिया px = x+1। आप x क्या यहां पर रख दें, x की वैल्यू जो इसका आंसर कंप्लीट जीरो कर दे। तो आप यहां पर ये तो लॉजिक आप लगा गए ना कि हम x की यहां पर क्या है, देखिए आप +1 है। यदि आप इसके पास -1 दे दें तो आप देख पा रहे होंगे +1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। मतलब x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू क्या आपने क्या रख दी, -1। तो x की वैल्यू -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, आप यहां पर क्या रखेंगे, p ऑफ -1, मतलब x की जगह पर -1 यहां रखा और -1 आपने यहां रखा, ये कैंसल आउट हो गया तो 0। मतलब आप यहां क्या कह सकते हैं, x = -1 इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल का ज़ीरो है ये। तो आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब होता है पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल की वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली जीरो कर दे, इसलिए उसको जीरो टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब यहां पर पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं वो किसी पॉलिनोमियल में x की कितनी वैल्यू हो सकती है जो उसको जीरो कर सकती हैं, तो वो डिपेंड करती है डिग्री पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, डिग्री पर। यदि किसी को डिग्री का कॉन्सेप्ट पता ना हो तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पिछला लेक्चर देख करके ही यहां आए। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं, मान लीजिए हमने ऑन द बेसिस ऑफ, ये मानना क्या आपने पढ़ा ही है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पर हमने आपको पॉलिनोमियल कैसे बताए थे। नंबर 1 पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 नंबर पे कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 नंबर पे कौन सा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 नंबर पर कौन सा होता है, 4 नंबर पर कौन सा होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होते हैं भैया, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, जिनकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक, 3 होती है क्यूबिक, 4 होती है बाई क्वाड्रेटिक। तो अब इसका एग्जांपल क्या देखें आप, मान लीजिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर क्या है, 2 है मैक्सिमम, वही इसकी डिग्री होती है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहां हमने आपको क्यों बताया है चार्ट, देखिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल होता है नंबर ऑफ डिग्रीज के। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना उसका नंबर, मतलब कहने का यदि वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है
तो उसके जीरोज 3 होंगे। 3 जीरोज होने का मतलब क्या है, मतलब x की वो 3 वैल्यूज ऐसी होंगी जो उस पॉलिनोमियल को 0 कर रही होंगी। समझ गए ना आप? मतलब आप यहां देखें x की वैल्यू 1 है, x प्लस 1 है, तो x की वैल्यू आपने क्या रखी है अभी यहां पर -1। x की जगह पर आप -1 रख दें, -1 इसको 0 कर देगा। ठीक है, अब यहां पर x की कैसी कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी जिसको 0 कर रही होंगी, x² लगा, मतलब डिग्री 2 है, तो x की ऐसी 2 वैल्यू होंगी जो इसको कंप्लीट 0 कर रही होंगी। लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, इनको निकालने की मेथड होती है। जैसे ये है, आप इसको डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको निकालने की मेथड होती है, इसको भी निकालने की मेथड होती है। आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि 2 पॉलिनोमियल तक का 0 निकालने का क्वेश्चन आता है ना। जो 3 क्यूबिक वाला है ना, 3 डिजिट्स के जीरोज होते हैं, मतलब तो हमें पहले आप यहाँ ये समझे थोड़ा सा कि जितने जीरोज होते हैं वही उतनी डिग्री होती है, मतलब डिग्री के बराबर ही जीरोज होते हैं। जैसे 1 डिग्री एक आंसर निकलेगा x का जो उसको 0 करेगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गए। 2 डिग्री तो 2 हो गए जो उसको 0 कर रहे होंगे। 3 डिग्री मतलब क्यूबिक है तो 3 आंसर, x के 3 आंसर होंगे जो इस वैल्यू को 0 कर रहे होंगे, भले वो आंसर कैसे ही निकले। यहाँ मेथड की बात नहीं है। 4 डिग्री है तो नंबर ऑफ डिग्री नंबर ऑफ जीरोज के बराबर होता है। तो यहाँ आपको क्या समझना है कि कोई भी वेरिएबल्स की जितनी बड़ी से बड़ी पावर होती है उसको आप डिग्री कहते हैं, और जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही उसके जीरोज होंगे। समझ गए ना आप? ठीक है, और यही जो जीरोज यहाँ पर कहलाते हैं ना, इन्हीं जीरोज को हम चैप्टर 4 जब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम इनको रूट्स कहते हैं, रूट्स या सॉल्यूशन। इन्हीं टर्म्स बदल जाता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। तो ये चीज जो आप यहाँ पर सीखने जा रहे हैं ये चैप्टर 4 में भी आपके काम आएगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या, अब हम यहाँ पर देखते हैं जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखें जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी निकालने की मेथड क्या होती है, समझिए आप बात को। मान लीजिए आपके पास है पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल x प्लस 3, तो आपने एजम्पशन किया क्या, आप ऐसे मान लेते हैं कि x की वैल्यू, आपने थोड़ा सा अनुमान लगाया कि x की वैल्यू यहाँ -3 रख दें तो -3 + 3 0 हो जाएगा। लेकिन -3 आता कैसे है, क्या इसकी कोई मेथड होती है? हाँ बिल्कुल होती है। तो आपको क्या करना है, इसकी जो वैल्यू x की है वो उसको 0 करेगी। तो अपन मान के चलते हैं कि लेट कर लीजिए आप पॉलिनोमियल ऑफ x = 0। आपने ये मेथड 9th क्लास में पढ़ी होगी। लेट कर लिया हमने पॉलिनोमियल ऑफ x की जो वैल्यू है वो 0 मान ली। आप पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो x + 3 है, आपने इसको 0 मान लिया। x की वैल्यू कहाँ गई, उस तरफ गई, तो x की क्या वैल्यू आ गई, -3। अब इसको चेकआउट करना है कहीं गलत तो नहीं है भैया, तो आप -3 रखें और ये कैंसल आउट हो गया, मतलब हमारा आंसर सही है। तो -3 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, -3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया। तो लीनियर का निकालना बहुत आसान है, और लीनियर पर बेस्ड आपके सिलेबस में क्वेश्चन है ही नहीं है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है या इसके पहले की क्लास का बेसिक क्वेश्चन है। आपकी क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उनके बारे में क्या कैसा है देखें। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हमें टर्म्स फैक्टराइजेशन के बारे में जानना होगा। तो हम यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं बताएंगे, डिटेल में जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। यदि किसी को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है, फैक्टराइजेशन में, तो आप हमारे जो इसी चैनल पर हमने एक लेक्चर बनाया हुआ है बेसिक अलजेब्रा करके, आप उस लेक्चर के पार्ट 1 को आप विजिट करिएगा। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, आइडेंटिटीज कैसे लगाई जाती हैं, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकाले जाते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं, और उन पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट भी है आपके सिलेबस में। तो देखें, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन, देखिए ऐसा कुछ है आपके, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया x² + 7x + 12, इसको बोलेगा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है, हम बताते हैं। ये आया, तो सबसे पहले आपको इसको जीरोज, कितने जीरोज होंगे, 2। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री मतलब नंबर ऑफ जीरोज हमने आपको बताया ही हुआ है। तो देखें x = 2 है, यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइज।
तो फैक्टराइज हमने बताया ना आपको, जिसको भी प्रॉब्लम हो उस लेक्चर को विजिट करके आए यहाँ पर, ठीक है। तो देखें क्या है इसका मतलब, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो, जिसका प्रोडक्ट क्या हो 12 उसका प्रोडक्ट हो। और देखो ये जो टर्म्स होता है ये किसको दिखाता है, प्रोडक्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है, प्रोडक्ट को। और ये ऐड को दिखाता है प्लस, यदि माइनस लगा तो यहाँ सब्ट्रैक्शन, ऐड करने में 7 आना चाहिए। ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 और एडिशन करने में 7, ऐसे दो नंबर। तो हमने कौन से नंबर लिए भैया, 4 × 3, तो इसका जो मल्टी आया वो 12 आया, और 4 + 3 इसका +7 आया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। बस अब आप यहाँ पर रख दें इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² 4x 3x + 12। अब आप यहाँ पर x कॉमन ले लें, क्या बचा, x + 4। अब ये x जो कॉमन लिया आपने, यहाँ पर x + 4 बचा, थोड़ी जगह छोड़ के आप x + 4 लिख दें, और ये 3 एक्स्ट्रा है, आप 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लें। जिसको भी इसमें स्टेप बाय स्टेप समझना है तो हम बार बार बोल रहे हैं, आप उस लेक्चर को देख लें, आपको बिल्कुल भी एकदम बेसिक से क्लियर हो जाएगा कि हम ये कैसे फैक्टराइज करते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं, सब मैंने उस लेक्चर में भली भांति आपको बताया हुआ है। क्योंकि ये जो सीरीज है चैप्टर की, ये आपकी सिलेबस की सीरीज है। हम इस पर आपको एक एक की पॉइंट पर इतना नोटिस नहीं करेंगे या बता पाएंगे, क्योंकि आपको सिलेबस में ये भी तो देखना पड़ता है हमें कि लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। आप यदि एक ही कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे तो आपका जो बेस है ना, वो बेस तो ठीक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, जिससे आपको वीडियो लेंदी और बोरिंग लगने लगेगी, ठीक है। तो आपने x + 4 x + 3 दो फैक्टर मिले। अब इनसे जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए आप क्या करें, x + 4 को आप 0 के इक्वल रखें और लगा के x + 3 को आप 0 के बराबर रखें। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकली, x की वैल्यू -4 और ये निकली x की वैल्यू -3। तो मतलब -4 और -3 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। जीरोज का मतलब आप -4 को यहाँ पुट करते हैं तो आंसर 0 आएगा, -3 को आप यहाँ पर पुट करते हैं तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर रख के देख भी सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर आएगा। देखिए अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर दें, आप यहाँ x की वैल्यू -4 रखें, -4 का स्क्वायर प्लस का 16, 7 × -4 माइनस का 28 और ये 12 आ गया। देखिए 12 और ये 28 और 28 से 28 कैंसिल हो गए, मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है मैथ में, आप तुरंत क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, आपकी एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ही है। क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको आप मतलब आप क्या करें, वेरीफाई करें। तो देखिए उसको बताने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें, आप ये आंसर याद रखिएगा और हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन नोट करिए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ इसको थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा हमें, जिससे पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए, ठीक है। इसके जीरोज ये निकल के आए। अब देखें हम क्या करना है, हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोएफिशिएंट में। ये क्वेश्चन का पार्ट ही है भैया, इसके बाद वो आगे का सॉल्यूशन हम यहाँ पर लगवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आया, आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, क्या क्वेश्चन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। समझिए जीरोज तो आप समझ गए ना, अब यहां पे आता है टर्म्स कोएफिशिएंट। तो देखें ये जो हम क्या पढ़ रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक वाले कॉन्सेप्ट पर ही लगता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उन पर बेस्ड ही कॉन्सेप्ट है ये, बाकी सब में नहीं लगना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होता है, ax², मतलब x² का टर्म्स होना चाहिए, फिर x का टर्म होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको याद करना पड़ेगा। क्या, ax² + bx + c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप यहाँ पर कंपेयर देखिए, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल के मल्टीप्लाई। देखिए x² के मल्टी में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, मतलब x² का कोएफिशिएंट 1 है। x का कोएफिशिएंट क्या है, 7 है मल्टी में, और वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है, लास्ट वाला जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, आपको कम से कम 4 नंबर देके जाएगा, है ना। तो देखें ये हो गया। अब आप इससे कंपेयर करें, तो यहाँ पर आप वर्ड जोड़ दीजिएगा, कंपेयर विथ ax² + bx + c।
अब यहाँ पर हमने कंपेयर किया इसको, तो a की वैल्यू क्या आई 1, b की वैल्यू क्या आई 7 और c की वैल्यू क्या आई 12। अब यहाँ b की वैल्यू -7 लग, यदि -7 होता क्वेश्चन में तो माइनस आएगा। अब ये क्वेश्चन आपको और यहाँ पर बताते हैं। अब जो यहाँ पर जीरोज होते हैं ना, तो इनको क्या बोला जाता है, आप इनको क्या कह देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से, ऐसे एक को आप कहते हैं इसको अल्फा और इसको बीटा। अल्फा कैसे बनाया जाता है, ऐसे प्रोपोर्शनल जैसा, इसको क्या पढ़ते हैं अल्फा, ये इसको अल्फा पढ़ते हैं और इसको बीटा पढ़ते हैं। बेटा लिखा रहता है, बीटा पढ़ना आपको, बीटा, ये बीटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या आपको फॉर्मूला याद रखना है, देखिए ये एक होता है सम ऑफ जीरोज वाला, क्या होता है आपको वेरीफाई करना है या रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाला फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, थोड़ा आपको अभी शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगी। पहला क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है किसका फॉर्मूला, जीरोज के सम को वेरीफाई करने का। फिर जीरोज के प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करेंगे, किसके साथ, कोएफिशिएंट के साथ। तो आप कोएफिशिएंट तो समझ गए, ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा क्वाड्रेटिक वाले में, ठीक है। अब इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखें, देखिए सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज क्या है अल्फा और बीटा, तो इनका सम मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, माइनस लगाया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 7 और 7 को क्या कहा हमने b, मतलब माइनस b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर a, उसको हम a कहते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें आप, ये आप देखें इतना, आप इसको देखें ये, तो ये फॉर्मूला बन गया क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा कि अल्फा बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ये क्या है। 2-4 बार आप क्वेश्चन लगाएंगे अलग अलग वैरायटी के, मतलब अलग अलग डिजिट वाले, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इस चीज को वेरीफाई करना है कि क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ये होती है, यही चीज हमको वेरीफाई करना है, इसी को कहते हैं रिलेशन वेरीफाई करें आप। ये जीरोज हो गए, ये कोएफिशिएंट हो गए। तो देखिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ रही है भैया, अल्फा क्या है आपका -4, प्लस लगाएंगे बीटा क्या है भैया -3, -4 -3 क्या हो जाएगा -7, ठीक है। अब ऐसे ही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऐसे ही क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसमें क्या होता है, यहां माइनस नहीं होता है, इसमें रहता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको ये लैंग्वेज नहीं लिखना है बार बार, वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं इससे आपके दिमाग में सेट हो जाए कि रटना ना पड़े कि भाई अल्फा बीटा क्या है, ए बी सी क्या है। अब प्रोडक्ट मतलब मल्टी, तो यानी अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म को क्या पढ़ा है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में भैया, सी पढ़ा है, और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए पढ़ा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए के बराबर होनी चाहिए। तो निकाल के देखते हैं भैया, अल्फा इंटू बीटा यानी कि -4 इंटू -3 क्या आएगा भैया +12, सी बाई ए, सी क्या है, क्या है सी का वैल्यू इस क्वेश्चन में 12, ए का वैल्यू क्या है 1, यानी ये भी 12 आ गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना भैया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर है। तो ये हमारी रिलेशनशिप क्या हो गई, वेरीफाइड। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देके जाता है। कैसे, आपके पास क्वेश्चन आएगा फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज। तो हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके शायद आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन है, तो हमने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। तो अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन और लगाते हैं जिससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये सीधा सीधा आता है, इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन और हैं जो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट उनमें यही रहता है। देखें, बाकी आपको एक्सरसाइज बाई लाइन क्वेश्चन आपको अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी हम ये जो लेक्चर है ना, ये चल रहे हैं जो, ये आपके दिमाग में ओवरव्यू सेट करने के लिए हम बता रहे हैं कि आपके दिमाग में पूरा चैप्टर सेट हो जाए। हर एक कॉन्सेप्ट के आपको एक एक दो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। यदि आप इसको भली बात ही समझ लेंगे तो आपको अलग अलग से क्वेश्चन पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है, आप इसी को बेस्ट मानकर सारी की सारी एनसीईआरटी सॉल्व आप कर सकते हैं जो भी चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आता है, ऐसा आप क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी में, एक टी स्क्वायर -15, एक क्वेश्चन ये है भैया। एक क्वेश्चन है उसमें 4u² + 8u,
एक ये क्वेश्चन है। अब इन दोनों को भी आएगा लिखा हुआ, फैक्टराइज द फॉलोइंग ऑल्सो रिलेशनशिप वेरीफाई करें, आप वही चीज आएगी पूरी। तो भैया इसको कैसे फैक्टराइज करें, अभी तो हम ये पढ़ा के आए हैं कि प्रोडक्ट करने में इतना, मल्टी करने में इतना। तो फैक्टराइज का मतलब होता है उनको मल्टी में तोड़ना, ब्रैकेट में तोड़ना। तो अब इसमें तो कुछ नहीं हो रहा भैया, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखें आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। लेकिन भैया आप सोच रहे होंगे कि टी में तो स्क्वायर लगा है सर, 15 में नहीं लगा है, 15 किसी का होता भी नहीं है, जैसे 16 होता तो 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं वहां पर। तो हम क्या कर सकते हैं, 15 को आप क्या सर रूट 15 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर, किसी भी नंबर में रूट में स्क्वायर लगा तो वही नंबर आ जाता है, तो ये रूट 15 का स्क्वायर 15 आ जाएगा, तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखें, अब आप इसको क्या लिखेंगे, टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15, हो गया ना फैक्टराइज। बस अब आप एक बार इसको 0 के बराबर रखें और एक बार इसको 0 के बराबर रखें, तो क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के ये आएगा कि टी की वैल्यू एक बार 15 आएगी पॉजिटिव में और एक बार टी की वैल्यू नेगेटिव 15 आएगी। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए करना। तो अब यहां से कंपेयर करते हैं हम किससे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब आप सोचेंगे सर ये तो टी में है, तो भैया ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी, इससे कंपेयर कर दीजिए आप। ये शॉर्टकट में बता रहे हैं मैं ना, पैटर्न हमने आपको पिछले क्वेश्चन बता दिया लिखना कैसे है। टी का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, यहाँ क्या है टी स्क्वायर में कुछ नहीं तो 1 माना जाता, तो ए की वैल्यू 1। बी किसका कोफिशिएंट है, टी का, यहाँ टी का टर्म्स भैया है नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है, -15, यहाँ कांस्टेंट कांस्टेंट। अब पहला रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होनी चाहिए, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालें भैया, कितना हो जाएगा, रूट 15 माइनस का और रूट 15 प्लस का, ये कैंसल आउट होके 0 हो जाएगा। और माइनस बी बाई ए निकालें, बी की वैल्यू क्या है यहाँ 0, -0 से कोई मतलब नहीं है, ये भी 0 हो गया। तो आप देख गए ना यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बी बाई ए के बराबर हो गई। अब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इसको वेरीफाई करना हमें, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, इसको निकाला हमने किसके, अल्फा इंटू बीटा से सॉल्व करके, तो ये कितना हो जाएगा, रूट रूट कैंसिल हो गए, 15 आ गया माइनस का क्या, अल्फा इंटू बीटा। अब सी बाई ए निकालते हैं, सी कितना है आपका -15 और ए कितना है 1, ए भी -15 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर हो गया। इतने में आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा आप एग्जाम में प्रॉपर लिखेंगे है ना, जो हमने आपको पिछले क्वेश्चन बताया आप वैसा लिखेंगे पूरा। अब बारी आती है इसको फैक्टराइज करने की, 4u स्क्वायर प्लस 8u, भैया इसमें तो फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है इसमें, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। कैसे देखें आप, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4u, क्या बचा u प्लस 2, क्योंकि यहाँ से 4 गया तो 4 2 जा 8 और u दोनों से चले गए, तो यहाँ एक u बच गया, ये हो गया फैक्टराइज। कैसे, 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी, 0/4 0, यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी -2। थोड़ा बस आप इसमें क्या ध्यान रखना, u आप ऐसे बनाना कि u और 4, u को टीचर 4 ना समझ ले, है ना, थोड़ा आप ऐसे कुछ बनाएंगे जो आपकी हैंड राइटिंग उस हिसाब से, u की वैल्यू 0, u की वैल्यू ये हो गई, तो आपका a अल्फा हो गया भैया, ये पहला वाला 0, आप अल्फा बीटा कोई फिक्स नहीं रहता, किसी को मान लें, ये आपका बीटा हो गया। और आप ऐसे ही ये रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेंगे, ये आपको आई थिंक याद हो गया होगा 2 क्वेश्चन में, ए बी सी तो आप समझ ही जाएंगे। इसमें a की वैल्यू क्या है, कंपेयर यदि हम करते हैं, यदि हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ u है तो u ले लेना आप, ए यू स्क्वायर बी यू प्लस सी, जैसा क्वेश्चन वैसा काम कर लेना पड़ता है। तो u स्क्वायर क्या है a, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो गई 4, बी यू का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर b, और यहाँ पर क्या है 8, c यहाँ कुछ नहीं है, आप ये चीज़ यहाँ अप्लाई कर देना। अल्फा बीटा है आपके पास, ए बी सी है, चेक कर लेना, आएगा ही आएगा, नहीं आ रहा तो आपने कुछ गलत किया है। तो इस तरीके से हमने क्या आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करना सिखा दिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज पता कैसे करते हैं, उनको फाइंड कैसे करते हैं, मतलब पता करने का, और उसकी जो रिलेशनशिप, इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन आपके पीछे लिखा हुआ है, ये 3 में से एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, 3 वैरायटी के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आपको ये फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो तो हमने जैसा आपको बताया है कि आप अलजेब्रा वाले लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, जिसके बाद आपका ये चैप्टर बेसिकली खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हम आपको इस चैप्टर में एक लेक्चर और देंगे, 2 लेक्चर, एक लेक्चर में हम आपको ग्राफ और एक लेक्चर में इससे जो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उनको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि किसी कोई आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो आप उसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं
और उसको वेरीफाई कैसे करते हैं कि ये इसके जीरोज हैं, तो रख के, और रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करते हैं कोएफिशिएंट और जीरोज का, वो वाला बताया। लेकिन मान लीजिए हमने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दिए कि भैया -4 और -3 है जो अभी निकले थे। अब आप इससे इसका इक्वेशन तैयार करें, वही पॉलिनोमियल, मतलब आंसर दिया है, क्वेश्चन बनाए, तो इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, कुछ क्या रखना है, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखना है बस। और आप इसको और शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो अभी हमने बताया ना जीरोज क्या होते हैं भैया, अल्फा बीटा, तो क्या याद रखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, और ये x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, TWZ कुछ में भी हो सकता है, ये फॉर्मूला है। अब क्या किया भैया, आपको देखें, आपके पास a अल्फा मान लीजिए, आप ये बीटा मान लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, आपको यहाँ जो चाहिए वो रख दो बस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई भैया, -4 और -3 यानी कि -7 हो गई। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई भैया, दोनों को मल्टी करो, यहाँ वेरीफाई नहीं करना कि सिवा ये रखने लगे आप, क्या -4 और -3 तो 12 हो गया। बस अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दें आप बस। कभी कभी क्या होता है, जब हम वैल्यू निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो वैल्यू रहती है वो कांस्टेंट होने के कारण पूरी की पूरी डिवाइड में चली जाती है, तो वहाँ फिक्स नहीं रहता है कि वैल्यू क्या जीरो हुई थी। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको क्वेश्चन लगाया पीछे वाला, क्या बताया कि 4u इक्वल टू 0 और u की वैल्यू क्या +2, ऐसे यहाँ से u क्या आया 0 और यहाँ से u क्या आया -2। देखें ना आप ध्यान से, यदि आप इस क्वेश्चन में मेथड अप्लाई करें क्या कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि u प्लस u ये, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भैया -2, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू माइनस का u, तो ये -2 तो ये 0 आया। अब हम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, देखिए हम आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं u के फॉर्म में, तो u² अल्फा इंटू ये क्या है -2 और x मतलब u के फॉर्म बना रहे और प्रोडक्ट है 0, u² + 2u। अब ये आप देखें, अभी हमने ये क्वेश्चन दिया, ये आंसर लिया, इससे क्या हम उसी क्वेश्चन में पहुंच पाए। आप सोचेंगे सर वहां तो 4u² + 8u था, तो भैया ये 4 कहाँ गया, इसका 4 पता ही नहीं है। देखिए वो क्यों नहीं आया, क्योंकि वो 4 हमने कॉमन के नीचे भेज दिया था ना, ऐसे भेज दिया था तो कट गया था 0 के पास जाके, 0 ही बन गया था। लेकिन ये इम्पैक्टेड तो रहा नहीं रहा, आप क्या इस आंसर से उस क्वेश्चन में पहुंचे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस फॉर्मूला में यहाँ पर क्या लगा देना पड़ता है, ऐसे करके k लगा देना पड़ता है। k की वैल्यू हालांकि वो अननोन रहती है, अब आपको क्या पता भैया यहाँ 4 ही लगा था, वो तो हम ऐसा लॉजिक लगा गए कि इसमें क्वेश्चन हमको पता था, यहाँ हो सकता 16 कॉमन रहा हो, कुछ भी हो सकता था कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम इसको ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप यहाँ पर k लगा के लिखें। k में क्या होता है कि जो कॉमन वगैरह कॉमन निकल गए होंगे, साइड में निकल गए होंगे कुछ नंबर्स, वो इस k में इंक्लूड माने जाते हैं, और आपका जो चेकियर होगा वो गलत नहीं समझेगा, है ना। ये मतलब कॉन्सेप्ट ही है उसको लिखने का। तो आप ये रखेंगे, आपने वैल्यू निकाली और बस अब आप इसको रख दें क्या, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू, आप यहाँ रखेंगे k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7 और प्रोडक्ट की है 12, बस k x² + 7x + 12। अब आप आंसर इसको भी लिखाएं तो गलत नहीं माना जाएगा, के साथ लिख दें तो भी गलत नहीं माना जाएगा। जैसे आप इसमें आंसर ये लिखाएंगे तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा भैया, और ये लिख देंगे तो बस आप के लगा के लिख देंगे, उसमें ये माना जाएगा कि 4 कॉमन निकल गया था, के वगैरह बन के, कुछ भी अननोन है वो, क्योंकि तो यहाँ पर के ले लेना पड़ता है कांस्टेंट। तो हमको ये कॉन्सेप्ट, ये आपके जो हम बताया ना NCERT में जो 2.2 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, जीरोज फाइंड करें, रिलेशनशिप वेरीफाई करो, उसमें 5-6 क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। क्वेश्चन सेकंड में पॉलिनोमियल बनाने वाला ये कॉन्सेप्ट है, तो हमने उसके आपको ये क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। मतलब आप चैप्टर सेकंड कंप्लीटली जो NCERT बेस्ड जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं उनको आप पढ़ चुके हैं लगभग इन 3 लेक्चर में, पूरा 100% खत्म हो गया है। लेकिन हम इस पर आपको 2 लेक्चर और बनाएंगे, जिसमें आप एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन इसके पढ़ेंगे और एक ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल हम आपको वहां पर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।